नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो आरोह भाग 1 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 13 प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 13 नंबर का जो अध्याय है ये रामनरेश त्रिपाठी से संबंधित है। तो पहले हम रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जो हैं इनका जन्म 1881 ईस्वी को कोइरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, सौपन, ये खंड काव्य हैं और मानसी जो है ये इनका फुटकर कविता संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी को हो जाती है। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया था। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया था। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही उन्होंने विशेष स्थान दिया है। कविता कौमुदी जिसके 8 भाग हैं उसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन उसमें किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की थी। प्रस्तुत जो अंश है यह है पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वारिधमाला मतलब गिरती हुई वर्षा की लड़ी। रत्नाकर सागर। मलयानील होता है मलय पर्वत जहाँ चंदनवन उगते हैं से आने वाली शीतल सुगंधित हवा। कंगूरा होता है गुंबद या बुर्ज। अवसारी स्वारी अंतरिक्ष, आकाश, धरती और आकाश के बीच की खुली जगह। सानो मतलब समतल भूमि। आत्म प्रलय मतलब स्वयं को भूल जाना। विश्व मोहनहारी होता है संसार को मुग्ध करने वाली। अब हम शुरू करते हैं कविता और उसका हिंदी अनुवाद। पथिक कविता है और इसका पहला पद हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से
कवि सूर्यकांत रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश में बादल पंक्तिबद्ध होकर एक क्षण नया रंग बिरंगा और निराला वेश धारण कर सूर्य के सम्मान थिरके सूर्य के सामने थिरके रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं। नीचे सुंदर मनोहारी नीला समुद्र है, जो ऊपर उनके नीला आकाश है। ऐसा सुंदर व मनमोहक दृश्य देखकर कवि का मन चाहता है कि वो बादलों के ऊपर बैठकर नीचे आकाश और नीले समुद्र के बीच में घूमे। अर्थात कवि का मन बादलों की सवारी का आनंद उठाना है। रत्नाकर गर्जन करता है मलयानील बहता, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठूं फिरूं जी भर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सागर जोरदार गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा चारों ओर बह रही है। ये सब देखकर हे प्रिय, मेरा दिल हमेशा साहस व उत्साह से भरा रहता है। अब मैं इस विशाल व फैले हुए महिमामय समुद्र के घर के कोने कोने को समुद्र की इन्हीं लहरों पर बैठकर जी भरकर देखना चाहता हूँ। यानी वो समुद्र की लहरों पर सवारी कर विशाल समुद्र के कोने कोने को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समुद्र के किनारे खड़े होकर सूर्योदय होता हुआ देख रहे हैं। वे कहते हैं कि समुद्र की सतह पर उगते हुए सूरज की अधूरी छाया दिखाई दे रही है। यानी सूर्य का जो आधा हिस्सा है वो समुद्र के तल पर है और आधा हिस्सा सागर की ओट में छुपा हुआ है। अर्थात सूरज अभी आधा ही दिखाई दे रहा है। उगते हुए सूरज को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य का यह बिंब लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर कंगूरा हो। मंदिर के ऊपर जो शिखर गुंबद होता है उसे कंगूरा कहा गया है। और समुद्र तल पर पड़ने वाली सूरज की सुनहरी किरणों की आभा कवि को सोने की सड़क की बातें दिखाई दे रही है, जिसको देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मी जी की सवारी अपनी पुण्य पावन भूमि में लाने के लिए समुद्र ने इस सोने की सड़क का निर्माण किया हो। आगे है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि समुद्र बहुत ही निडरता के साथ दृढ़ होकर बड़ी ही गंभीरता के साथ गर्जना कर रहा है और समुद्र में एक लहर के साथ दूसरी लहर का आना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, तुम इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हृदय से महसूस करो और फिर बताओ कि इससे बढ़कर सुख और आनंद इस संसार में अब तुमको कहाँ मिलेगा। हे प्रिय, तुम अपने प्रेम से भरे हुए हृदय में इस सुख का अनुभव करो। नेक्स्ट पद है कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृत्यु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि आधी रात में जब घना अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है
और अंतरिक्ष की छत यानी जो पूरा आकाश है वो सुंदर सुंदर जगमगाते हुए तारों से चमकता हुआ दिखाई देता है। तब इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए मुस्कुराते हुए मुख से इस जगत का स्वामी अर्थात सूर्य धीमी धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर वह आकाशगंगा के सौंदर्य को निहार कर उसकी सुंदरता के मीठे मीठे गीत गाता है। अर्थात धीरे धीरे रात्रि बीतने लगती है और सूर्योदय का समय नजदीक आने लगता है। नेक्स्ट है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सूर्य जिस आकाशगंगा के सौंदर्य को निहार कर उसकी सुंदरता के मीठे मीठे गीत गाता है, उसी आकाशगंगा के अद्भुत सौंदर्य से मोहित होकर चंद्रमा भी आकाश में हंस देता है। अर्थात आकाश में चंद्रमा भी अपनी चांदनी बिखेरने लगता है। वृक्ष भी तरह तरह के फूल पत्तों से अपने आप को सजा लेता है और इस मनमोहक दृश्य को देखकर पक्षियों से भी अपनी खुशी संभाले नहीं संभलती, इसलिए वो भी चहक उठते हैं। फूल भी महक महक कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। महकते हुए उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो सुख की सांस ले रहे हों और पूरे वातावरण को खुशबू से भर रहे हों। वन उपवन गिरी सानो कुंज के मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर झड़ते हैं। पढ़ो पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वो समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र व उसके आसपास के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर मेघ भी अपना धैर्य खोकर वनों उपवनों पहाड़ों समतल भूमि कुंजों पर बरस पड़ते हैं और बरस बरस कर अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। प्रकृति के इस मनोहारी रूप को देखकर पथिक भी भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आगे कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, समुद्र की लहरों सागर के तटों तिनकों पेड़ों पहाड़ों तारों से सुशोभित आकाश में सूर्य की किरणों और बरसते मेघों आदि पर लिखी हुई इस मधुर कहानी को तुम भी पढ़ो और इसे अनुभव करो। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रकृति की यह प्रेम कहानी बहुत ही मधुर मनोहारी और उज्ज्वल है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं इस प्रेम कहानी का एक अक्षर बन जाऊं और अक्षर बनकर पूरे विश्व की वाणी बन जाऊं। अर्थात कवि प्रकृति की इस सुंदर प्रेम कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं ताकि पूरा संसार प्रकृति की इस प्रेम कहानी को सुन सके और इसका आनंद ले सके। कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकृति में सदा स्थिर पवित्र और आनंद देने वाली सुखकारी शांति चारों ओर छाई रहती है और प्रकृति में चारों ओर प्रेम का ही राज्य दिखाई देता है और प्रेम का यह राज्य बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो इस अध्याय के सभी पद समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।